कैसे हैं आप लोग? सब यूपीपी वाले ही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले ही हैं, एसआई वाले भी हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जब भी पूछे तो जोर से बोला जाता है। पुलिस बनोगे कल, और आवाज क्या होनी चाहिए आप लोग की? बुलंद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा, आज जो है हिंदी का डेमो है। इससे पहले मैं सिलेबस भी बताऊंगा कि कैसे क्या और कैसे तैयारी करनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 27, 28 और 29 जून 3 दिन डेमो लगा है। टाइमिंग है 1 से 3। तो आज के बाद आपके यदि दोस्त भी तैयारी करते हैं तो उनको भी बताइए, डेमो कक्षा में आए। ये सबके लिए फ्री है, ओपन टू ऑल है। ठीक है, इससे पहले भी आप लोगों ने किसी ने दिया है यूपीपी की परीक्षा तो हाथ उठाएगा। बोलो, नहीं दिया है, सब लोग फ्रेश हैं यानी कि। और उम्मीद करते हैं कि जो भी आए हैं वो सीरियस कैंडिडेट होंगे और नौकरी प्राप्त करने के लिए ही आए हैं। क्यों? क्योंकि इस बार के बाद फिर 4-5 साल तक वैकेंसी, तो फर्स्ट और लास्ट ये लेके दिमाग में चलना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, ध्यान दीजिए, सब कुछ भूल जाना है। फोकस किस पे करना है? तैयारी पे। कुछ नहीं आए, यहां से टीचरों से आप संपर्क कीजिए, बात कीजिए। कुछ भी निगेटिव नहीं रहना चाहिए, अन्यथा फिर सिलेक्शन के चांस क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। तो तैयार हैं सब लोग? आप लोग बोलिए। चलिए, तो शुरू करते हैं एक नए जोशो खरोश के साथ। क्योंकि न्यूज़पेपर में तो आ चुका है, तो हो सकता है कि 10-12 दिन में नोटिफिकेशन भी आ जानी चाहिए। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। लिख लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा। और इसमें सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे। ध्यान रखिए, पहला हिंदी भाषा की बात करेंगे। हिंदी भाषा एवं साहित्य। यहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं बताइए? 37। कितने? 37 प्रश्न होते हैं। फिर दूसरा जो टॉपिक है, जिसको आप मैथ्स कहते हैं, तो जो मैथ्स से है, गणित से जो प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 38 होती है। ठीक है, उसके बाद मानसिक अभिरुचि जिसको कहते हैं, यहां कितने प्रश्न होते हैं? 37 प्रश्न होते हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न होते हैं? 38 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो कितने नंबर का होता है? 2। कुल परीक्षा कितने मार्क्स की हो गई? बोलो। 300 प्रश्न, 300। और नंबर ऑफ प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? प्रश्नों की संख्या 150, 150 प्रश्न। एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, पता है आप लोगों को? कितने?
माइनस जिसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं 0.5, यानी कि तुक्का नहीं लगाना है। लगाना भी है तो जब आप कितना परसेंट श्योर हो जाएं, लगभग 60-70% श्योर हो तभी तुक्का लगाते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे कितने बच्चे क्या करते हैं ना कि 4 ऑप्शन है, ध्यान देना, चारों ऑप्शन नहीं आता, तुक्का लगा देते। नहीं, 4 में अगर 2 में डाउट है तब लगाओ तुक्का, चांस ज्यादा होते हैं सही होने के। चारों नहीं आ रहे हैं, तुक्का लगाओगे तो 90% चांस है क्या हो जाए, गलत हो जाए। ये सब जो मैं बता रहा हूं एकदम ध्यान से करना है, ठीक है? तो अब जो सिलेक्शन होता है, अगर आप 300 में कितना नंबर लेते आओगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, बोलो? 200 के आसपास बहुत होता है। 200 प्लस माइनस चलता है, तो 300 में 200 लाना हमको नहीं लगता बहुत कठिन है। ध्यान दो, सामान्यतः बच्चों का हमने यूपी पुलिस में देखा है कि ये वाला सेगमेंट सबसे खराब होता है, जीएस वाला होता है ना। हाँ, मैथ्स उस तो कर लेते हो कि मैथ्स का लेवल लो होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। ये जो रीजनिंग का लेवल होता है वो भी ठीक है, कर लेते हो। लेकिन यहां तो हवा ही नहीं लगता, क्योंकि यहां या तो आएगा या तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हल करके आप उत्तर लेते आओगे। तो सबसे पहले सब आप पढ़ोगे और इस पे भी ध्यान देना। अगर सिलेक्शन लेना है तो यहां और यहां बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। बाकी इसमें लगभग लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। अब जिसका मैथ्स रीजनिंग बहुत वीक है वो नहीं कर पाएगा। बाकी सामान्य प्रॉब्लम यहां आती है और हिंदी में। आपको लगता है हिंदी नहीं इजी है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप नहीं कर पाते हो, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक बातें क्लियर हुई? बोलिए, सब बोलेंगे? क्लियर है? लिख लिए? अब हम जो बात करेंगे हिंदी भाषा की करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, और यहां एक एक टॉपिक मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। अच्छा, यहां आप देखते हो कि हिंदी भाषा लिखा हुआ है, क्यों? क्यों नहीं सिलेबस में हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है? सुनो, हिंदी भाषा एवं साहित्य, अगर पूरी सिलेबस की बात करें ना तो हमारा पूरा सिलेबस यही है। अब देखो, हिंदी भाषा एवं साहित्य, क्योंकि अगर केवल व्याकरण लिख देगा ना, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि यार व्याकरण के प्रश्न है, ये नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना है? हिंदी भाषा के प्रश्न है। किसके प्रश्न है? अब देखो, इस हिंदी भाषा में व्याकरण भी है और दूसरा काव्य शास्त्र भी है। कितने लोगों को पता है काव्य शास्त्र? किसी को पता है? नहीं पता है। अब देखो, व्याकरण में तो आप सब जानते हो कि संज्ञा सर्वनाम ये वो जानते हो ना। काव्य शास्त्र में मैं लिखूंगा, बोलो अच्छा सर ये भी रस, कितने लोगों ने सुना है रस? सुना है ना? रस, छंद और अलंकार। पता है ये तीनों व्याकरण के अंतर्गत नहीं आते, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो यहां से भी प्रश्न बन जाएगा कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत है, कुछ इस टाइप से दे देगा, ठीक है ना? और व्याकरण के अंतर्गत मैं लिखवाऊंगा। बाकी साहित्य से क्या पूछे जाते हैं हम इसकी भी बात करेंगे। तो हिंदी भाषा को हमने 2 भाग में बांट दिया। कौन कौन सा बोलो? व्याकरण और काव्य शास्त्र में क्या है? रस है, छंद है, अलंकार है। रस से हर साल एक प्रश्न, छंद से एक प्रश्न, अलंकार से एक प्रश्न फिक्स है। आप किसी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे, बेहिचक पूछेंगे।
लिख लिए? लिख लिए? अब सुनिए, अब हमने काव्य शास्त्र वाला सेगमेंट बता दिया, अब हम व्याकरण वाला सेगमेंट जानते हैं। अब देखिए व्याकरण में क्या क्या पूछा जाता है। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा भाषा। अभी लिखना नहीं है, जब हम बोलेंगे तब लिखना है। उपभाषा, बोली, विभाषा बहुत डिटेल में हिंदी पढ़नी होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई या जो आपका यूपीपी है कांस्टेबल के लिए। भाषा, उपभाषा, बोली, विभाषा, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्य भाषा, और उसके बाद इसी में है हिंदी और भारतीय संविधान। मीन्स हिंदी का संविधान में कहां जिक्र है, क्या है। यहां से बच्चे लगभग लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, हिंदी भारत की क्या है? कितने लोग फेवर में हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? बोलिए। और लोग? और लोग? किसी में नहीं। अच्छा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा मानते हो, यस और नो? बोलो। नहीं है। हिंदी भारत की पता है क्या है? सुनो, अब यही यही आपको नहीं आया। अब पूछेगा, ये देख रहे हो इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, राजभाषा और यहां क्या लिखा है? ये पिछली बार पूछा गया है यूपीपी में, शायद एसआई में पूछा गया था कि राज्य इसका अर्थ क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है, सब बताएंगे। देख रहे हो कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एकदम क्लास में शांत होकर अच्छे ढंग से ग्रहण करना है, पढ़ना है। कहीं कोई समस्या आए बिल्कुल पूछिए, प्रश्न या डाउट लेकर घर नहीं जाना है, ठीक है ना? क्योंकि यही फर्स्ट है और यही तैयार है ना इसके लिए आप लोग। तो यहां से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सीधे पूछ देगा कि हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है, नहीं पता है आप लोग को। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, नहीं पता है आपको। विभाषा क्या है, ये वो, तो हर एक हम बात, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं ना। आपसे पूछ देगा कि महुआ में कौन सी बोली बोली जाती है, नहीं पता है। उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75। आपको 75 डिस्ट्रिक्ट का याद होना चाहिए कि कहां कौन सी बोली। उसके लिए हम आपको मैप के थ्रू याद करवाएंगे, क्योंकि सीधे पूछेगा देवरिया में कौन सी बोली। अब कितने बच्चों को तो पता भी नहीं होगा देवरिया है कहां, कुशीनगर कहां है, महाराजगंज कहां, ये सब उत्तर प्रदेश में है, पूर्वांचल वाले सेक्टर में। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, लिख लीजिए इसको। ये पहला टॉपिक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं यहां से? 2। एक भी आ सकता है लेकिन 2 के आसपास पूछा जाता है। देख लिए? उसके बाद ये पहला टॉपिक है, ध्यान रखना। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है व्याकरण का, वो है संज्ञा। और संज्ञा से हर बार सबसे अधिक प्रश्न जो पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है? तो भाववाचक संज्ञा से, क्योंकि आप इसको विशेषण टिक कर देते हो, और जबकि होता क्या है वो? बोलो। भाववाचक संज्ञा। तो जहां भी डाउटफुल होंगे ना, वहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं।
उसके बाद जो संज्ञा के अन्य भेद हैं वहां से पूछ दिया, लेकिन फोकस किस पे करेगा बच्चों? अगर संज्ञा से प्रश्न पूछेगा तो फोकस किस पे करेगा? उसके बाद मन करेगा तो जो इसके अलावा भेद है वहां से पूछेगा, अन्यथा जो प्राथमिकता रहती है वो भाववाचक संज्ञा की रहती है। लिख लो इसको। और यहां से लगभग एक प्रश्न, यहां से दो, उसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम का टॉपिक। लिख लो सर्वनाम। सर्वनाम से जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो निज वाचक सर्वनाम से पूछे जाते हैं। उसके बाद अन्य भेद हैं, इसके बाद जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वहां से पूछे जाते हैं। यानी कि अगर संज्ञा पढ़ोगे तो कंसंट्रेट कहां पे करोगे, और सर्वनाम पढ़ोगे तो अगर संज्ञा पढ़ते समय भाववाचक समझ में नहीं आया तो मान लो कि आपसे एक प्रश्न नहीं आएगा। ठीक, अगर तो ये शब्द इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, यहां से एक प्रश्न, उसके बाद चौथा है विशेषण, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण में सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है, तो सार्वनामिक विशेषण से। लिख लीजिए इसको, फिर समझाते हैं। कहां से पूछा जाता है? और सार्वनामिक विशेषण को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद जो इसके अलावा भेद है वहां से पूछ देगा। लिख लो। यहां से भी लगभग एक प्रश्न। विशेषण के बाद क्रिया की बात करेंगे। क्रिया में सबसे अधिक प्रश्न देखो कहां से पूछा जाता है, बोलो। अकर्मक, और यही नहीं आता बच्चों को, और हर बार क्रिया से लगभग दो प्रश्न पूछे जाते हैं। लिख लिए? हाँ, लिख लिए। उसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में बहुत इजी है, कहीं से भी पूछ देता है। ठीक है, इसमें कोई टारगेटेड नहीं है, समझ गए ना? तो सबके लिए तैयार रहेंगे। क्रिया विशेषण के बाद हम आ जाएंगे समास पे। और कोई ऐसी परीक्षा नहीं, यदि हिंदी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वहां समास के प्रश्न ना आए, ठीक है ना? तो और समास से तीन तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। एक, समास पहचान की, मतलब कौन सा समास है, ठीक है ना?
दे देगा और पूछेगा बताइए कि कौन सा समास है। दूसरा दूसरा समास विग्रह की। विग्रह का मतलब होता है अलग करना, तोड़ना। और तीसरा, कभी कभी अगर आप यूपीएसआई दोगे तो वहां डेफिनेशन से भी पूछ देता है, परिभाषा से भी। लिख लो इसको। अब बच्चे बोलते हैं कि हमें तो सर हम विग्रह कर लेते हैं, बहुत इजी है। तो ठीक है, अगर हमने कहा कि एक प्रश्न दिया आपको, हंसराज, जरा इसका समास विग्रह कीजिए तो, अलग कीजिए तो। हाँ सही बोल रही है मैडम ने। क्या बताया मैडम? हंसों का, सब बोलेंगे, हंसों का राजा। चलिए, हाँ ये आपने बोला पहला ऑप्शन। हमने बोला राजा का हंस। ये बिल्कुल इन्होंने सही बताया कि हंसों का राजा सही है। और कितने बच्चे क्या टिक कर देते हैं, या इसको ऐसे दे दे, राजहंस। दोनों तरीके से आ सकता है, ध्यान दीजिए। या तो कैसे लिखेगा, या क्या लिखेगा, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है ना। क्योंकि जब आप विग्रह करेंगे तो हंसों का राजा ही करेंगे, राजा का हंस तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो समास में इस तरह के लिख लिए, समास से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। नोट डाउन कर लिए, बोलो यस और नो। चलिए, नहीं नोट किया अभी? चलो अब आगे बात करेंगे। समास के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, वर्णमाला का होगा। लिख लो वर्णमाला। वर्णमाला में सब तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वर से, व्यंजन से। तो यहां कोई टारगेटेड नहीं है कि यही करना है। उसके बाद वर्णमाला पढ़ने के बाद ही हमें क्या पढ़ना चाहिए, संधि। तो संधि लिख लेंगे। संधि से 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी भी परीक्षा में यहां प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी हमने शायद नीचे वाले में नहीं बताया था। समास से 2 प्रश्न लिख लो, और क्रिया विशेषण से कभी आता है और कभी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन समास से तो आना ही आना है 2 प्रश्न। वर्णमाला से 1 प्रश्न लिख लो, संधि से 2 प्रश्न लिख लो, 2/3, कभी 2 प्रश्न कभी 3 प्रश्न। और संधि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपसे संधि विच्छेद से पूछा जाएगा। किससे? यानी कि संधि विच्छेद का मतलब संधि को अलग करना होता है। दूसरा, संधि की पहचान, कौन सी संधि है, ठीक है ना। और तीसरा, डेफिनेशन अर्थात परिभाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, संधि के बाद लिख लिए। संधि के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, उपसर्ग प्रत्यय। यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, या कभी कभी 2 प्रश्न। उसके बाद कारक,
काल, वाच्य, इन तीनों को मिला के कभी एक प्रश्न कभी दो प्रश्न लिख लो। लिख लिए? बोलो। उसके बाद शब्द भेद, जिसमें आप जानते हो तत्सम शब्द सुना है ना, तत्सम, तद्भव, ये सब पूछे जाते हैं, ये शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं। लिख लो शब्द भेद। और यहां से लगभग दो प्रश्न। शब्द भेद के बाद वाक्य भेद, वाक्य भेद में जो प्रश्न आते हैं ध्यान दीजिए। जैसे आपने सुना होगा सरल वाक्य, सुने हो ना, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, यहां से पूछे जाते हैं। लिख लो। इन दोनों को मिला के यानी शब्द भेद से लगभग दो प्रश्न, वाक्य भेद से एक प्रश्न, एक लिख लीजिएगा सामने। लिख लिए? उसके बाद वर्तनी। वर्तनी समझ रहे हैं? बोलिए। जिसको आप बोलते हो शब्द शुद्धि। क्या बोलते हो? जैसे आपसे दे देगा इनमें किसकी वर्तनी सही है या किसकी गलत है, ठीक है। लगभग अगर आप यूपीपी की परीक्षा दे रहे हैं तो 300 वर्तनी आपके दिमाग में रहने चाहिए। वो मैं कराऊंगा सीट के थ्रू, सीट दिया जाएगा और उसमें आप टिक करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर मैं डिस्कस करूंगा कि अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत। लगभग अगर 300 दिमाग में है तो उसी के आसपास पूछा जाता है। वर्तनी के बाद वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि मतलब कोई वाक्य गलत होगा उसको शुद्ध करना होगा। लगभग 150 अगर आपको पता है तो आप कर लेते हैं। वर्तनी और वाक्य शुद्धि मिला के कभी एक प्रश्न या कभी दो प्रश्न। ठीक है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए क्या है? एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी लगभग आपको 300 मैं याद करवाऊंगा। और ऐसे नहीं कि ऑप्शन के थ्रू नहीं करेंगे। जो आपको सीट मिलेगी ना, सुन लो एक बार बता देते हैं। सीट ऐसे मिलेगी कि जो जिसे पाना सरल हो उसको आप लिखोगे कि इसे कहते क्या है, या तो गलत लिखोगे या तो सही। मैं बोल दूंगा कि कल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तैयार करके आना। जो भी आपके पास बुक किताब है उससे आप तैयार करके आओगे। फिर सीट मिलेगी और सीट के थ्रू हम रिटेन करेंगे। क्योंकि मेरा फोकस यही है कि जितना हम रिटेन करेंगे ना वो चीजें परमानेंट होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ऑब्जेक्टिव से होता क्या है ना
यहां लगता है आप कर लिया, जैसे ही वहां पहुंचते हो कंफ्यूज हो जाते हो, होता है ना ऐसा। तो हम दोनों मोड में करेंगे, रिटन भी करेंगे और बोलो ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, जिसको आप वस्तुनिष्ठ कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाएंगे तो एकदम एक जैसे एक साथ रहेंगे। जैसे जिसे पाना कठिन हो, जिसे पाना सरल हो, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना सरल हो। ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह के, ताकि आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची की बात करने वाले हैं। और पर्यायवाची शब्द में लगभग आपको 200 पर्यायवाची याद करने पड़ेंगे, अलग अलग। अब देखो किताबों में मिक्स दिया है ना, हम आपको देवताओं का अलग करवा देंगे, जानवरों का अलग करवा देंगे, ग्रह नक्षत्रों का अलग करवा देंगे। तो इससे होगा क्या कि एक जैसे एक साथ रहेंगे आपके पास। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे देवी देवताओं में कृष्ण, रावण, इन सब का एक साथ कर लिया, समझ रहे हो? ऐसे किसी किताब में नहीं मिलता। इसीलिए आपका पर्यायवाची लगता है आ रहा है, जब परीक्षा में जाते हो तो क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, पर्यायवाची के बाद दूसरा है विलोम शब्द। लिख लो, विलोम शब्द। ये भी लगभग 200 तैयार करने होंगे, और इन दोनों मिला के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक अगर हम विलोम आपसे पूछें कि आगमन का विलोम क्या है, ए और बी। ए ऑप्शन दिया निगमन, और बी ऑप्शन दिया प्रस्थान। बताओ तो, प्रस्थान। कितने लोग आगमन का क्या बोल देते हैं? आगमन का अंग्रेजी होता अराइवल। अराइवल, जैसे एयरपोर्ट पे जाओगे तो लिखा होता अराइवल, यानी जो ट्रेनें क्या ये फ्लाइट क्या होती हैं, आती हैं। और डिपार्चर का मतलब क्या होता है, प्रस्थान। तो आगमन का क्या होगा, प्रस्थान। अच्छा, जैसे एक प्रश्न है, अंत का क्या होगा, विलोम। अब देखो, ए ऑप्शन दिया आदि, और बी ऑप्शन दिया हमने अनंत। क्या होगा? ये बिल्कुल गलत है, अंत का अनंत होता है। और आदि का पूछेगा ना तो वो होता है अनादि। क्या होता है? लेकिन 90% बच्चे आदि का क्या करते हैं, या अंत का क्या करते हैं, आदि करते हैं। और आपको लगता है कि आपका प्रश्न सही है, और लेकिन आंसर की आएगा तो फिर यही आएगा। तो इन सब की हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, विलोम लिख लिए। विलोम के बाद श्रुति सम। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मीन जो सुनने में एक जैसे हो लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग। लिख लो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लो हमने एक, बता देते हैं क्या होता है। जैसे हमने कनक लिखा, तो कनक के कितने अर्थ हो गए, कौन कौन सा? धतूरा, और 3 अर्थ होते हैं। धतूरा, सोना, और कनक को हम गेहूं भी कहते हैं। पता है कि नहीं आपको? गेहूं कहते हैं, कितने लोगों को पता है? कनक को पता है ना, गेहूं कहते हैं। और ऐसे ही देगा, ऊपर कनक और नीचे ए ऑप्शन देगा धतूरा, बी ऑप्शन देगा सोना, सी ऑप्शन देगा
गेहूं और कुछ ऐसे डी ऑप्शन, और फिर नीचे बना देगा ए और बी, ए बी सी, ए एंड बी। समझ रहे हो मेरी बात? तो परफेक्ट आना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न कर पाओगे। ठीक है, तो श्रुति सम भिन्नार्थक लिख लिया, उसके बाद लिख लिया। तो यहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? लगभग लगभग एक प्रश्न। उसके बाद हमने रस छंद अलंकार वहां बताया था, काव्य शास्त्र वाले में बताया था ना, तो वो भी टोटल कितने टॉपिक हो गए देखो, 25। उसके बाद सुनो, उसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान, यानी हिंदी में किसको कौन सा पुरस्कार मिला, यहां से पूछा जाता है, लिख लो पुरस्कार एवं सम्मान। फिर पूछा जाएगा कि हिंदी में प्रथम, मीन्स हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम उपन्यास, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। पुरस्कार एवं सम्मान में ध्यान देना, उत्तर प्रदेश विशेष, मीन्स जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सम्मान है उस पर ज्यादा फोकस करना है। उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना पुरस्कार देती है, ध्यान दो। हिंदी में प्रथम, नेक्स्ट प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार में जो उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन हो गए, बहुत सारे लोग हैं आपके। अच्छा आप बताओ, आपके भी आसपास एक प्रसिद्ध साहित्यकार की जन्मस्थली है, कोई बता सकता है? मैथिली शरण कहाँ है? चिरगांव। राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी इनको, मैथिली शरण गुप्त को। तो इन सबको हम पढ़ेंगे। पुरस्कार एवं सम्मान, हिंदी में प्रथम प्रसिद्ध साहित्यकार, उसके बाद थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इतना टॉपिक है, क्वेश्चन कितने आने हैं बोलिए? 37 इजी क्वेश्चन आएंगे या कठिन? कैसे आएंगे? इजी आएंगे, 2-4 इजी, 5 इजी और 30 उसके आसपास कठिन। या जनरली किसी भी पेपर का देख लो, 60% पार्ट टफ होता है, 30% पार्ट थोड़ा सा इजी होगा, 10% पार्ट बहुत इजी होता है। ये 10% इजी प्रश्न इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो साल भर नहीं पढ़ा उसे भी लगे कि हम कुछ करके आए हैं। क्यों? सारा सिलेक्शन यही डिपेंड करता है। ये जो 50-60% जो कठिन प्रश्न होते हैं ना, वही। और ध्यान देना, जो इजी प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होने चाहिए। क्या हमने बोला? क्योंकि अगर आपने एक इजी प्रश्न गलत किया तो लाखों लड़कों से क्या हो जाएंगे? नीचे हो जाएंगे। कठिन में तो सब इक्वल रहते हैं, जैसे आपका सही हो गया तो इनका गलत हो गया, लेकिन इजी में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। इसीलिए इजी प्रश्न को बार बार करना है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। सुनिए, अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हिंदी कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, होता होगा प्रश्न, ताकि मैक्स अगर 37 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो लगभग आप 34-35 के आसपास कर पाए। 37 में 37 कह देना अतिशयोक्ति हो जाएगी कि नहीं 37 में 37, ये बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां आप जाते हो तो कभी कभी ये भी नहीं देखता कि इनमें से कौन सा नहीं है, और आपको क्या दिख जाता है? इनमें से कौन सा है दिख जाता है ना। तो 35-39 अगर आप कर ले रहे हो, यानी 30+ कर ले रहे हो, तो आप सेफ हो हर सब्जेक्ट में, बहुत अधिक स्कोर हो जाएगा।
समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ध्यान रखना है। अब आपसे कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कहाँ से हम किताब लें? तो किताब आपको नहीं, सबसे बेस्ट होता है पूर्व के प्रश्न। क्या पढ़ना है आपको? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों का पढ़ना है, यूपीपी कांस्टेबल का और यूपीएसआई दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लेना है, ठीक है ना? बाकी जो यहां पढ़ाएंगे वो कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, बहुत है। किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन हैं तो चारों ऑप्शन के विषय में बात करना है। समझ गए मेरी बात? अगर इनमें से कौन सा है, अगर ये सही है तो 3 ऐसे होंगे जो गलत होंगे, तो क्यों गलत है इस पे भी हम बात करेंगे। तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर मेरी बात मानते हो, ऐसे तैयारी करते हो। अगर किसी को डाउट है, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। कुछ पूछना है? बोलो पीछे। आपको क्लियर? पहली बार दे रहे हैं? नाम बताइए अपना। आप सर? प्रदुम्न। सब लोग इधर ही से हो या कोई बाहर से भी है, दूर से भी आए हो? हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे। अच्छा चलिए, तो एक दो कमिटमेंट आप लोग को करना होगा और बोल के करेंगे। ये नहीं कि जी बस स्लो बोल लेंगे। आप लोग ठीक ढंग से पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस और नो? ठीक है। ये नहीं कि कक्षा में इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो फिर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? लगता है क्या हो जाएगा? कितने साल से लोग वेट कर रहे हैं और आप इधर उधर कूद फांद के और दिमाग इधर उधर डाइवर्ट करके सिलेक्शन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। इसीलिए जो भी आए हैं उनसे निवेदन है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें रिसर्च कर लेंगे। मतलब एकदम सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझ रहे हो? तब जाके आप वहां कर पाओगे। ठीक, तो हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग तैयार हैं? चलिए, पहला टॉपिक जो है हिंदी भाषा है। हेडिंग डालिए हिंदी भाषा। अब ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा टॉपिक है। अब यहां सबसे पहले हम एक शब्द उठाते हैं हिंदी। क्या उठाते हैं? हिंदी। अच्छा, हिंदी को हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बताइए। दोनों में सही कौन सा है, या दोनों सही है? बोलो। ये वाला सही है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि दोनों सही है। बिल्कुल दोनों सही है, ये भी सही है। और अब बोलोगे सर ऐसे क्यों लिखा जाता और ऐसे? देखो, ये आधा न टाइपिंग में कठिनाई उत्पन्न करता था, तो इसके स्थान पे हमने बिंदी लगा दी, अनुस्वार लगा दिया। ठीक है, तो हिंदी ऐसे भी लिखिए और ऐसे भी, दोनों सही है। अब सुनिएगा, ये जो हिंदी शब्द है ये हमारा शब्द नहीं है। हिंदी जो नाम रखा वो पर्शियनों ने रखा। तो हिंदी जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? फारसी शब्द। सोच लो, जैसे आपका नाम आप खुद रखे हो क्या? कौन रखा है? मम्मी पापा बुआ, हो सकता कोई रख दिया हो। उसी तरह हिंदी भी नाम किसने रखा है? पर्शियनों ने। तो हिंदी शब्द कौन सा शब्द है? लिख लो, हिंदी शब्द फारसी शब्द। लिख लिए?
अब देखो हिंदी पर्शियनों ने रखा कैसे। ये जो पर्शियन थे, फारस के लोग थे, फारस पर्शियन बोलेंगे। ये फारसी जो थे या पर्शियन, ये व्यापार करने आते थे। और व्यापार कहां करते थे, तो ये सिंध के आसपास। जैसे आप लोग कहीं व्यापार करने जाते हो, सेम उसी तरह ये पार्शियन इंडिया में कहां व्यापार करते थे, सिंध के आसपास आते थे। तो उनको, वो लोगों को कुछ बोलते हुए देखते थे कि कुछ आपस में बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार वहां के लोग कुछ बोल रहे हैं, तो ये लोग आपस में नाम रख दिए कि अच्छा ये लोग सिंध नदी के आसपास जो बोल, तो इन्होंने सिन्ही से कहा। फिर यही सिन्ही बिगड़ते 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 स ह में बदल गया और ह द में बदल गया, और क्या कहा, सिंधी। मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई भी नाम होता है तो चेंज होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो ये लोग आए, इन्होंने कहा कि यार सिन्ही बोली जाती है, धीरे धीरे यही परिवर्तित हो के क्या बन गई, हिंदी। तो हिंदी नामकरण किसने किया था, फारसियनों ने। ये भी नीचे एक डायग्राम बना लीजिए। लिख लिए। और बाद में हिंदी का संबंध हो गया, ये शब्द देखो, हिंद और ई से बना है। किससे, हिंद और ई से। अर्थात ऐसी भाषा जो किससे संबंधित हो, किससे, हिंद से संबंधित हो। नीचे लिख लो। चलिए, समझ में आ गई बात, बोलो यस और नो। चलिए, तो हिंद से संबंधित भाषा जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। मैडम आप बताइए कि हिंद से संबंधित भाषा क्या कहलाई, हिंद से संबंधित भाषा क्या कहलाई, क्या कहलाई, हिंदी। और हिंदी शब्द का नामकरण किसने किया था, बोलो, पर्शियनों ने किया था हिंदी शब्द का। अब चलिए आगे बात करते हैं कि ये हिंदी भाषा का विकास, यानी कि हिंदी शब्द तो हो गया, अब हम भाषा की बात करते हैं। हेडिंग डालिए भाषा। भाषा। अब देखिए ये भाषा जो शब्द है, भाषा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गॉड लैंग्वेज कहते हैं। तो ब्रैकेट में लैंग्वेज लिख लीजिए। और भाषा क्या है, तो ये अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या है बच्चे, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है भावों को व्यक्त करना। इसको हम बोलते हैं कि मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जिस मीन में आप कम्युनिकेट करते हो। तो आप अपने आप को व्यक्त कितने तरीके से करते हो, बोलो। तो भाषा के द्वारा करते हो, तो कितने, मतलब भाषा में कितने तरीके से, या फिर संकेत के द्वारा करते हैं ना। जैसे आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, इसका मतलब ये संकेत है। आ गई बात समझ में। लिख रहे हो तो ये क्या है, लिखित है। तो अब ये जो व्यक्त करते हैं ना, ध्यान देना,
इसको जो आप तीन बोलते हो हम बता रहे हैं, अगर अंग्रेजी में आप पढ़ोगे ना तो आप सुने भी होगे। एक को कहते हैं वर्बल और दूसरे को कहते हैं ना, बोलो। तो हिंदी में तीन क्यों? हिंदी में भी दो ही होते हैं, बताते हैं। एक होता है वाचिक और दूसरा होता है अवाचिक। वाचिक को बोलते हैं हम वर्बल, अवाचिक को हम बोलते हैं नॉन वर्बल। जैसे आप नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ते तो संकेत होता है ना, तीर ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो नेक्स्ट तीर कैसे होगा? वही क्या है? नॉन, यानी संकेत। अब सुन लो, इस वर्बल में दो आ जाते हैं। कौन कौन सा? लिखित आ जाता है, और क्या आ जाता है बच्चे? मौखिक। ठीक है। मौखिक का संबंध ध्वनि से होता है, साउंड से होता है। लिखित का संबंध वर्ण से होता है। सुनो, जब भी वर्ण की बात आएगी इट मीन्स लिखित। क्या सब बोलेंगे? और जब ध्वनि की बात आएगी सब बोलेंगे। और इन दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ। और अवाचिक नॉन वर्बल में ध्यान देना, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, पता है ना। 37 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन जो आते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ोगे नहीं हो पाएगा। ठीक, हर एक को बड़ी डेप्थ से एनालिसिस करके पढ़ना होता है। सुनो, अवाचिक में क्या आते हैं? तो आपका हाव भाव आ गया। जैसे कोई आपके सामने खड़ा है, आपको पसंद नहीं है, तो कैसा मुंह बनाते हो? बनाते हो ना ऐसा, आ गया का। तो वो क्या है? अवाचिक। लिख लो। तो अगर अगर पूछेगा कि अभिव्यक्ति के कितने माध्यम होते हैं, 1 2 3 4, तो क्या टिक करोगे? 3 2। क्या टिक करना है? 90% किताबों में क्या दिया है? दिया है। कमीशन क्या मानेगा? ऑथेंटिक दो ही है। ठीक है, ध्यान देना जो हम बता रहे हैं। कौन कौन सा? अगर नहीं याद है तो अंग्रेजी में कर लो, वर्बल एंड। ठीक, पढ़ाने वाले भी तीन ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि वो किताब से पढ़ रहे हैं, गाइड से पढ़ रहे हैं, आगे बात करते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए, अब हम जिससे पूछते हैं वो बताएगा। चलिए सबसे पीछे, हाँ आप बताइए, भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? चलिए उसके बाद आप बताइए सर। लैंग्वेज, यानी कि अभिव्यक्ति का क्या है? अभिव्यक्ति का यानी कि भाई बोलने का तरीका है भाषा। आप जो बोल रहे हो यही तो भाषा है। ठीक है, चलिए आप बताइए सर बैठ के, अभिव्यक्ति के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? वाचिक और चलिए आप बताइए, वाचिक में कौन कौन से आते हैं? गुड। लिखित का संबंध किससे है? वर्ण से। और बोलने का संबंध साउंड से। क्लियर हुआ? बोलो। अब हम बात करेंगे हिंदी। हमने अलग से हिंदी की बात की, अलग से भाषा की बात की, अब दोनों एक साथ बात करेंगे हिंदी भाषा। हेडिंग डालिए, हिंदी भाषा। यानी जब अपने आप भावों को किस में व्यक्त कर पाओ, किस भाषा में, तो उसे क्या कहेंगे? गुड। ठीक, अब ध्यान दो,
अब थोड़ा सा आगे ऐसे जोड़ लो, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी का विकास जानते हो किससे हुआ है? एक ही बार हिंदी तो आ नहीं गई होगी। क आया होगा या कमल आया होगा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी रही होगी। आपकी बूंदेली है, इसके पीछे कुछ ना कुछ क्या है, स्टोरी है। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है ना बच्चे, वो किससे हुआ है? बोलो। संस्कृत से। अब सोच लो, जो हम हिंदी बोलते हैं ये कहीं ना कहीं कहां से आया हुआ है, आई हुई है? संस्कृत। अब लिखना नहीं है, समझना है। हर भाषा जो है ना अपने दो रूपों में उपस्थित रहती है, एक कठिन रूप और एक, जैसे बुंदेली है तो किसी किसी एरिया में बहुत कठिन बुंदेली बोली जाती होगी, है ना ऐसा? और किसी किसी एरिया में थोड़ा सरल बोली जाती है। तो संस्कृत के दो रूप, एक रूप को कहा गया, हाँ, वैदिक संस्कृत, और दूसरे को कहा गया क्या? लौकिक संस्कृत। लिख लो पहले इसको। क्या कहा गया? वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत का सरल रूप क्या कहलाया? लौकिक संस्कृत। वैदिक बहुत कठिन होती थी। सुन लो, अब यही लौकिक संस्कृत टूटती है ना, तो पाली बनती है। पाली टूटती है तो प्राकृत बनती है। प्राकृत टूटती है, अपभ्रंश बनती है। अपभ्रंश टूटती है, सोच लो, एक ही बात संस्कृत से हिंदी नहीं बनी। लौकिक संस्कृत सरल हुई तो गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म की, उसके बाद बोलो सब, प्राकृत सरल हुई तो, और फिर अपभ्रंश टूटी तो हिंदी। इसको लिख लीजिए ऐसे, एरो बना। ध्यान देना, अभी मैं पूछूंगा भी, इसलिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लेगा। लिख लिए? संस्कृत के कितने रूप, कौन कौन सा? टूटेगा कौन? जो सरल होगा। तो कौन टूटी? लौकिक टूटी तो, पाली टूटी तो, प्राकृत टूटी तो, अपभ्रंश टूटी तो। ठीक। अब सुन लो, थोड़ा समय जान लो। संस्कृत का जो समय काल था ना, 1500 ईसा पूर्व से, अभी लिखना नहीं है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक भारत में क्या रही? उसके बाद 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक क्या आ गई? पाली। प्राकृत जो आई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश जो आई 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और हिंदी 1000 ईस्वी से
अब तक चल रही है। अच्छा, ईसा पूर्व और ईसवी, ये डाउट तो नहीं है कि ये ज्यादा से कम क्यों हो रहा है किसी को डाउट? हाँ, बोला करो। हम पास्ट से कहां आ रहे हैं? प्रेजेंट में। यानी भूत से कहां आ रहे हैं हम? वर्तमान में। तो हम बोले कि 100 साल पहले, आज से, तो आज मान लो 1 है, तो 100 से कहां आएंगे? बोलो, 1 के तरफ ना। इसीलिए ईसवी पूर्व से ईसवी की तरफ आने पे ज्यादा से हमें 1 के तरफ आना पड़ता है, इसीलिए। ठीक है, लिख लो इसको। और ध्यान देना, आपसे पूछेगा पाली का समय, ऐसे दे देगा 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। याद रखना क्या होगा? 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी, नॉट ईसा पूर्व। लिख लिए? बोलिए। अब एक प्रश्न है कि हिंदी की जननी क्या होगा? संस्कृत या पाली? सब तुम लोग आवाज नहीं आता, क्या होगा? संस्कृत या पाली? संस्कृत। जननी जब पूछे, जननी का मतलब माता, जो जन्म यानी कि जिसकी उत्पत्ति, तो साइड में नीचे लिख लीजिए, पूछा जाता है ये। हिंदी की जननी। लिख लिए? लिख लिए? चलिए, अब हम एक प्रश्न देते हैं, और जिससे पूछेंगे वही बताएगा, इसलिए तैयार रहो, किसी से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि सत्य है, ए ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दिया हमने, क्वेश्चन देख लो। देख लिए? बोलिए। चलिए अब पूछते हैं, किससे पूछा जाए? आप बताइए क्या होगा सही? हाँ चलिए आप बताइए। सी कितने लोग हैं? हमने क्या बताया था? पाली के बाद क्या आएगा? देखो नोट्स में, पाली के बाद प्राकृत के बाद, तो कौन सा सही होगा? डी कैसे होगा? बी कैसे होगा? अपभ्रंश के बाद पाली कहां आता है? सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत के 2 रूप कौन कौन से? बोलो सब। लौकिक टूटी तो क्या बनी? पाली। पाली टूटी तो प्राकृत टूटी तो अपभ्रंश टूटी तो। संस्कृत का समय काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व। पाली का समय काल 1 ईसवी। दिमाग में रखना है, क्या रखना है?
1 ईस्वी, प्राकृत का 500 और अपभ्रंश का 500 से और हिंदी का 1000 से अब तक। यहां से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। चलिए, और आजकल जो प्रश्न आते हैं इसी तरह के आते हैं, सत्य है असत्य है, देखे हो ना, वो जो 4 में से 1 चुनना है वो बहुत कम आ रहे हैं, तो ध्यान रखना होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, लिखिए। ये क्वेश्चन लिखे या नहीं? क्वेश्चन लिख लिया कीजिए। चलो लिख लो ये, और इसका उत्तर बी टिक कर लेना। हाँ, चारों लिख लो, अच्छा रहेगा ना वैसे। लिख लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य है। ये भी तैयार रहेंगे, हम आपसे पूछ सकते हैं। असत्य है, ए लिखो। भाषा का अर्थ है अभिव्यक्ति का माध्यम। बी ऑप्शन। पाली का सरल रूप प्राकृत है। सी ऑप्शन। हिंदी की जननी पाली है। डी ऑप्शन। प्राकृत का, सोच के उत्तर देना है, सरल रूप अपभ्रंश है। इसमें आपको बताना है फॉल्स। पक्का ना? गुड। सी गलत है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जब तक अपना माइंड ऐसे प्रश्नों के लिए ट्रेंड नहीं करोगे नहीं हो पाएगा, ठीक। और डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो भी नहीं हो पाएगा। सबके लिए तैयार रहना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं, हमने भाषा किया और देखा कि हिंदी भाषा क्या है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है। अब अलग से हेडिंग डालो, भारतीय भाषा परिवार। भारतीय भाषा परिवार, ऐसे। अब जैसे समझना, पहले लेक्चर सुन लो उसके बाद लिखना। जैसे ये कक्षा है, कक्षा है, यहां आप लोग आए हुए तो हर व्यक्ति का अपना क्या है, एक परिवार है। आप किस परिवार से हैं तो आप बता देते हो, आप किस परिवार से हैं बता। उसी तरह एक और देखो, परिवार में जैसे मान लो हम फला परिवार से हैं, तो उसमें लगभग लगभग सब लोगों का एक कॉमन क्या होगा, कैरेक्टर होता है ना, कॉमन वेशभूषा या कॉमन कुछ, तो उसी को हम परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारतीय भाषा परिवार की संख्या जो है 4 है। कितनी है? 4 है। अभी लिखना नहीं है कौन कौन से है, देखो, सुने भी होंगे।
एक को कहते हैं हम आर्य परिवार, क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? द्रविड़ परिवार। सुने हो कभी? बोलो। कोई नहीं सुना है? तो अभी लिखो मत, लिखना और समझना एक साथ नहीं होता। आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, तीसरा आग्नेय परिवार, अभी समझाएंगे उसके बाद लिखना, और चौथा तिब्बत बर्मी परिवार। तिब्बत बर्मी परिवार। सुन लो, आर्य परिवार में जितनी भी उत्तर भारत की भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, ये सब किस में आ जाएंगी? नॉर्थ। द्रविड़ परिवार जो भी कहां की भाषा है? दक्षिण भारत की भाषा। कौन कौन सी दक्षिण भारत की है बताना? बोलो। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब किस में आ जाएंगे? और संस्कृत, हिंदी जो इधर के हैं आपकी बुंदेली, ये सब किस में आ जाएंगी? बोलो। और साउथ इंडिया की द्रविड़ परिवार। उसके बाद आग्नेय परिवार क्या है? जो भी जन जातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। जनजाति समझ रहे हो क्या? कौन बोला है बताएगा? जनजाति कौन से होते हैं? गुड। उनकी भी अपनी क्या होती है? तो वो किस में आ जाएगा? जैसे इसमें देखो कौन से आते हैं? मुंडा झारखंड के, संथाली, सुने हो संथाली? मुंडा, संथाली, ये सब किस में आ जाएंगे? बोलो। आग्नेय परिवार, जनजाति। और तिब्बत वर्मी में जो पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत मतलब असम, मणिपुर, उधर जो बोला जाता है वो किस में आएगा? तिब्बत पूर्वोत्तर भारत की भाषा। लिख लो इसको, चलो लिख लो। भारतीय भाषा परिवार 4 हैं। आर्य परिवार, इसको भी गर्मी लग गई। 4 हैं आर्य परिवार, दूसरा द्रविड़ परिवार, तीसरा आग्नेय परिवार, आग्नेय परिवार, और चौथा लिखो तिब्बत परिवार। कौन सा? तिब्बत वर्मी परिवार। लिख लिए? चारों लिख लिए? बोलो। आर्य परिवार के नीचे लिख लो उत्तर भारत में, उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा। नीचे लिख लो
हिंदी, संस्कृत, हाँ, उसके बाद लिखो लाइट नहीं आया हो। नेक्स्ट, द्रविड़ परिवार, दक्षिण भारत की भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उसके बाद लिखो आग्नेय परिवार भाषा। आग्नेय परिवार भाषा में लिखो जनजातियों द्वारा प्रयुक्त भाषा। और क्या बताया था? संथाली, मुंडा। गुड, संथाली, मुंडा लिख लिया। और तिब्बत वर्मी में लिखो पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, जैसे मणिपुरी, असमी, डॉट डॉट कर लो। सुन लो एक बात, अगर ये बड़ा सर्किल भाषा का है ना, तो इससे छोटा कौन सी होती है? उपभाषा। और इससे छोटी क्या होती है? बोली होती है। सुन लो, कोई भी भाषा होगा ना तो उसका क्षेत्र क्या होगा? बहुत। जैसे भाषा में अगर हम हिंदी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी लिख दिया, तो हिंदी का क्षेत्र क्या है? बहुत बड़ा है। और हिंदी की जो उपभाषाओं की संख्या है 5 है। और हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18। कितनी बोलियां हैं? 22 मत टिक करना, 22 संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसको एक बार बना लो फिर समझाते हैं। लिख लिए? अच्छा, अगर हम पूछे कि इन तीनों में किसका क्षेत्र सबसे बड़ा होगा? भाषा का? उससे छोटा? उससे छोटा? यानी कि अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो भाषा इज ग्रेटर देन, बोलो, उपभाषा। एंड उपभाषा इज ग्रेटर देन बोली। क्योंकि बुंदेली आपकी बोली है तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जा रही है। लिख लो नीचे। अब आगे की बात करते हैं। अब सुन लो, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है बच्चे? सब बोलेंगे? नहीं सुनाई दिया हमें? नहीं सुनाई दिया? हाँ, ऐसे बोलो ना। लग रहा है कि तुम लोग ब्रेकफास्ट किए ही नहीं हो यार। उपभाषा कितनी है? 5। और हिंदी की बोलियां कितनी है? हाँ, ऐसे बोलो, 18। उपभाषा कौन कौन सी है देखो, अभी लिखना नहीं है। पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी। अब ये मत सोचना कि उत्तरी और दक्षिणी लिख दे, नहीं, वो नहीं लिखना है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और जो पांचवा है वो है राजस्थानी हिंदी। सुन लो, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली,
अभी समझाएंगे। खड़ी बोली, हरियाणवी, और आपकी कौन सी है? ब्रज है आपकी। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी। ये किसके अंतर्गत ये पांचों आती हैं? पश्चिमी हिंदी, यानी भारत के पश्चिम क्षेत्र में ये सब बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यहां से भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सब बिहार में है। और आपकी यूपी में भी भोजपुरी बोली जाती है। यूपी में भोजपुरी कहां बोली जाती है? हाँ हाँ, पहाड़ी हिंदी में अभी लिखना नहीं है, समझाएंगे। गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। सुनो, देख काउंट करो तो कितनी बोलियां हो गई? हो गई 18। बोलो। अब याद करने का तरीका देखो, हम बता देते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाता है। पूछेगा इनमें से पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली, आपको याद ही नहीं आएगा। तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका है, याद रखो, ए बी सी। ए बी सी पूर्वी हिंदी। ए से बी सब बोलेंगे, ए से, बी से और सी से, ऊपर नीचे मिक्स नहीं होगा। ठीक, लिख लो। अब एक बार जो सीट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन लोगों के बीच। हर क्लास में आपको एक सीट मिलेगी, ठीक है? क्लास टेस्ट समझ लीजिए। हाँ, भोजपुरी के बाद है मगही, मगह, ये बोला जाता है पटना में। उसके बाद है मैथिली, दरभंगा में।